नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन लेकर आया हूं। तो देखिए, ये आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि ये इससे जुड़े हुए बहुत से प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड्स में, और आप समझ लेंगे। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप आंसर आप देने के लायक बन जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और देखिए, कुछ मुख्य बातें हैं वो हम लोग जानेंगे। फिर व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व के बारे में जानेंगे। फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य क्या क्या थे सो जानेंगे। और हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब जानेंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था। माइली गांव की घटना क्या क्या है, माइली गांव कहाँ पड़ता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ बिना किसी देरी के। देखिए, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिंद चीन होता क्या है, हिंद चीन का मतलब क्या है। तो देखिए, हिंद चीन का तात्पर्य तत्कालीन 2.8 वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तर सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है। देखिए, इनकी जो उत्तर सीमा है वो म्यांमार और चीन को छूती है। म्यांमार आज के पहले के बर्मा को कहा जाता है। दक्षिण में चीन सागर है और इसके पश्चिम में भी म्यांमार का क्षेत्र पड़ता है। तो देखिए, हिंद चीन का मतलब होता है कि जो तत्कालीन में जो 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है, जिसमें प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जैसे कि कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, उसको हिंद चीन क्षेत्र कहा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और देखिए, कुछ मुख्य बातें बताया गया है सो हम लोग जानेंगे। देखिए, आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र ही हिंद चीन के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जो वियतनाम है, कंबोडिया है और लाओस जो है वो हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस देश के कुछ अन्य देशों पर चीन और कुछ पर हिंदुस्तान का सांस्कृतिक प्रभाव था। तो देखिए, इसका कहना क्या है कि इस देश के कुछ अन्य कुछ देश पर चीन और कुछ पर हिंदुस्तान का सांस्कृतिक प्रभाव था। सांस्कृतिक प्रभाव का कहना है कि यहाँ पे जो धर्म जो था वो बटा हुआ था। कुछ चीनी धर्म जो थे, जैसे कि बौद्धिक धर्म हुआ, चीन में ज्यादातर बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता है, और भारत में तो आप जानते ही हैं किस किस धर्म को फॉलो किया जाता है। तो इसमें बटे हुए थे कुछ लोग। ठीक है, देखिए, हिंदुस्तान और जो चीन का जो सभ्यता चलता था उस संस्कृति को फॉलो करते थे यहाँ के लोग। जो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जो है उसको हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसमें हिंदुस्तान का सांस्कृतिक प्रभाव था। तो चलिए बढ़ते हैं। 4वीं शताब्दी में भारतवंशी शासक ने कम्बुज राज्य की स्थापना की थी। देखिए, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 4वीं शताब्दी में जो भारतवंशी शासक ने कम्बुज राज्य की स्थापना की थी। याद में रखिएगा कि किस राज्य की स्थापना की थी, तो कम्बुज राज्य की स्थापना की थी। ये कुछ मुख्य टॉपिक हैं दोस्तों, ये जो है कुछ मुख्य टॉपिक हैं, इनको आप ध्यान से याद रखिएगा, ये आपके पूछे जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, त्रिअयु को वियतनाम में देवी की तरह पूजा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। जो वियतनाम क्षेत्र है, ये जो वियतनाम है, यहाँ पे त्रिअयु, ठीक है, त्रिअयु, देखिए दोस्तों ध्यान में रखिएगा, त्रिअयु जो क्षेत्र है, सॉरी माफ कीजिएगा, त्रिअयु को वियतनाम में देवी की तरह पूजा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4वीं शताब्दी में भारतवंशी शासक ने कम्बुज राज्य की स्थापना की थी। याद रखिएगा, कम्बुज राज्य की, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है हमेशा। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में अंकार वाट
अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि किस शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था, तो 12वीं शताब्दी में। और फिर अगर मंदिर का नाम पूछा जाए तो अंकोर वाट, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ देखिए 4वीं शताब्दी में भारतवंशी शासक ने कम्बुज राज्य की स्थापना की थी, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका बहुत महत्वपूर्ण है, व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। देखिए दोस्तों, ये जो व्यापारी जो कंपनियों का जो आगमन हुआ और फ्रांसीसी का जो प्रभुत्व बढ़ा, वो कैसे बढ़ा, सो ध्यान में हम लोग रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी ने 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीन देशों के साथ व्यापार प्रारंभ किया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो पुर्तगाली व्यापारी जो थे, जो पुर्तगाल से जो आए थे, उसने मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाया। मलक्का को व्यापार का एक बढ़िया क्षेत्र बनाया, जो मलक्का है यहाँ पे, ठीक है, उसको क्षेत्र बनाया व्यापारिक, और उसमें हिंद चीन देशों के साथ व्यापार प्रारंभ किया। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मलक्का नामक जो क्षेत्र है, उसमें व्यापारिक केंद्र बनाकर उसने हिंद चीन देशों के साथ व्यापार प्रारंभ किया। चलिए दोस्तों, पुर्तगाल के बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी का आगमन हुआ। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाल ने ये व्यापार का बढ़ावा दिया मलक्का में, और फिर उसके बाद स्पेन आया, स्पेन के लोग आए, डच आए, इंग्लैंड के लोग आए, फ्रांसीसी लोग आए, और वहां पे व्यापारिक केंद्र का बढ़ावा दिया और स्ट्रांग बनता गया। उसके बाद हिंद चीन देशों के साथ व्यापार करना स्टार्ट कर दिया गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गया। देखिए 20वीं शताब्दी के आरंभ तक जो हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गया। देखिए दोस्तों, ये इतना अधिक से अधिक व्यापार स्टार्ट हुआ, उस कारण से 20वीं शताब्दी आते आते जो हिंद चीन जो है वो फ्रांस की अधीनता में आ गए। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये इस साल भी पूछा गया है बोर्ड्स के एग्जाम में, और पिछले साल भी पूछा गया था। जो हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी लोग हैं, उनको कोलोन कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और एक बात और मैं बता दूं कि एक बात मैं और आपको बता दूं कि फ्रांसीसियों ने प्रयास से 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बना था। याद में रखिएगा दोस्तों कि जो वियतनाम था, वियतनाम वह 1931 में 1931 में विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक बना था। देखिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, चावल निर्यातक देश बना था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, व्यापारिक कंपनी का कैसे आगमन हुआ और फ्रांसीसी प्रभुत्व कैसे बढ़ा, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए, जो मलक्का में स्टार्ट किए 1510 ईस्वी में। फिर उसके बाद पुर्तगाल के बाद स्पेन आया, डच लोग आए, इंग्लैंडी लोग आए, और फिर उसके बाद फ्रांसीसी लोग का आगमन हुआ। उसके बाद 20वीं शताब्दी आते आते हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गया। उसके बाद हिंद चीन में बसने वाले जो लोग हैं, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते हैं दोस्त, याद भी रखिएगा। जो फ्रांसीसी लोग हैं जो हिंद चीन में बसे हुए हैं, उनको कोलोन कहे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य क्या क्या थे, सो हम लोग जानेंगे दोस्तों। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। फ्रांस द्वारा जो हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति कमजोर हो रही थी। वो जो भारत में जो फ्रांसीसियों की जो शक्ति थी वह कमजोर हो रही थी। चीन में उनकी प्रतिद्वंदिता मुख्य रूप से इंग्लैंड से थी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, चीन में जो उनका जो कंपटीशन था वो सबसे ज्यादा इंग्लैंड से था। अतः हिंद चीन में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहते थे, और जो हिंद चीन जो क्षेत्र है उसमें वो अपना
स्ट्रॉन्ग जोन बनाना चाहते थे। हिंद चीन क्या क्या है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो हिंद चीन का अभिप्राय समझ लीजिए वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया से था। बस इतना आप समझ लें, ठीक है। अपने देश के औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार की आवश्यकता थी। देखिए दोस्तों, अपने जो कच्चे माल हैं, मतलब कि कच्चे माल की आपूर्ति के लिए उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार की आवश्यकता थी, जो उन्होंने बढ़ावा दिया। कहाँ पे? तो हिंद चीन क्षेत्रों में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक पे। तो 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसियों व्यापारी हिंद चीन में पहुंच चुके थे। फ्रांसीसी सेना ने पहली बार 1858 ईस्वी में वियतनाम में प्रवेश किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन में पहुंच चुके थे। फ्रांसीसी सेना ने पहली बार 1858 ईस्वी में वियतनाम में प्रवेश किया। देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार कहाँ प्रवेश किया, तो वियतनाम में, जो कि क्या था, मलक्का क्षेत्र नामक था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वियतनाम में मलक्का क्षेत्र में सबसे पहले वो लोग पहुंचे थे। धीरे धीरे 80 के दशक के मध्य तक उन्होंने देश के उत्तरी इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे दोस्तों 80 के दशक में के मध्य तक उत्तरी इलाकों में अपना कब्जा जमा लिया। फ्रांस चीन युद्ध के बाद उन्होंने टोंकिन एवं अनाम पर भी कब्जा जमा लिया। देखिए दोस्तों, फ्रांस चीन जो युद्ध हुआ था उसमें टोंकिन एवं अनाम नामक पर भी कब्जा बना लिया था। यह ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के आरंभ तक पूरी हिंद चीन फ्रांस के अधीन हो गया। देखिए दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं कि ये समझ लीजिए एक तरह से क्वेश्चन है कि हिंद चीन जो फ्रांस के अधीन कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके क्या क्या कारण थे। तो ये आप बता सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन में पहुंच चुके थे। फ्रांसीसी सेना ने पहली बार 1858 ईस्वी में वियतनाम में प्रवेश किया। धीरे धीरे 80 के दशक के मध्य तक उन्होंने भारत के उत्तरी इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। फ्रांस चीन युद्ध के बाद उन्होंने टोंकिन एवं अनाम पर भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार 20वीं शताब्दी में के आरंभ तक पूरा हिंद चीन फ्रांस के अधीन में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है अगले पॉइंट की तरफ, माफ कीजिएगा। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम व्यापारिक नगरों, बंदरगाहों, किसानों एवं मजदूरों का शोषण करना स्टार्ट किया। देखिए दोस्तों, अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए शोषण के साथ साथ फ्रांसीसियों ने वहां के विकास के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने शोषण करना स्टार्ट किया किसानों एवं मजदूरों का। और सबसे पहले उन्होंने व्यापारिक नगरों तथा बंदरगाहों, किसानों एवं मजदूरों का शोषण करना स्टार्ट किया। शोषण के साथ साथ कुछ सकारात्मक काम भी किए, जैसे कि कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों का एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया। देखिए दोस्तों, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ाने के लिए उन्होंने नहरों एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया। दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाने लगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे कि फ्रांसीसियों ने क्या क्या सकारात्मक कदम उठाए, तो आप बताइएगा। आपका पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल की निकासी का समुचित प्रबंध किया गया। फिर दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्रों का बढ़ावा दिया जाने लगा। चलिए दोस्तों, आपका है पॉइंट नंबर 3। इन प्रयासों के फलस्वरूप 1931 ईस्वी में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वियतनाम जो है विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा चावल निर्यातक देश बन गया था। कब बना था? तो 1931 में। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है और एमसीक्यू में ये पूछता है, ठीक ना, कि विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा 1931 में विश्व का तीसरा चावल निर्यातक देश कौन बना था। तो आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कुछ भी, मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका वियतनाम, ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका कंबोडिया,
ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका लाओस, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो आपको बता देना होगा, आपने पढ़ाई है कि विश्व का तीसरा चावल निर्यातक देश कौन बना था, तो वियतनाम बना था। देखिए दोस्तों, उन्होंने और क्या क्या कदम उठाए थे, तो जो हम लोग पढ़ेंगे। रबर बगानों, फर्मों एवं खानों में मजदूर के एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। देखिए दोस्तों, रबर का बगान, फर्मों एवं खानों में मजदूर से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का काम लिया जाता था। उनसे खूब काम कराया जाता था और उनपे प्रतिबंध थे, बहुत तरीके के प्रतिबंध थे और बहुत कुछ करने का अधिकार उनको नहीं था, लेकिन मालिक को बहुत ज्यादा अधिकार था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। देखिए दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंद चीन में जो राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ, क्या क्या कारण रहे, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। देखिए, फ्रांसीसियों और उनके वर्चस्व के विरुद्ध पूरे हिंद चीन के लोगों ने जमकर संघर्ष किया और यहीं से हिंद चीन में राष्ट्रीयता का भावना बलवती होने लगी। देखिए दोस्तों, फ्रांसीसियों के जो वर्चस्व थे, उनके विरुद्ध में हिंद चीन के जो लोग थे, उन्होंने जमकर संघर्ष किया और उनका बहुत ज्यादा उन पर प्रोटेस्ट किया और उन पे जो हिंद चीन में जो राष्ट्रीयता की भावना थी, वो बलवती होने लगी। चलिए पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसी सिलसिले में 1903 ईस्वी में फान बाई चाउ ने दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जिसके नेता थे कुआंग दे थे। देखिए दोस्तों, इसी सिलसिले में जो 1930 ईस्वी में, देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि फ्रांसीसियों के जो वर्चस्व के विरोध में हिंद चीन के जो लोग थे, वो जमकर संघर्ष किए, उनका विरोध किए। हिंद चीन में जो राष्ट्रीयता की जो भावना थी, वो खदकने लगी, मतलब कि वो उस पे उनको स्ट्रांग उन्होंने बनाने लगा। और जो इसी सिलसिले में जो कुछ क्रांतिकारी संगठन बने, जो कि दुई तान होई नामक क्रांतिकारी थे। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और उनके जो ये थे, वो थे फान बाई चाउ। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, स्थापना की, जिसके नेता कुआंग दे थे। फान बाई चाउ ने हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम की रचना कर राष्ट्रवादी चेतना को विकसित करने में मदद की। देखिएगा दोस्तों, फान बाई जो चाउ थे, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम की रचना कर राष्ट्रवादी चेतना का विकास करने में उनका हेल्प किया। चलिए पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 1971 ईस्वी में न्यूंगन आई क्योक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1971 ईस्वी में न्यूंगन आई क्योक, जो हो ची मिन जो है, जिसको हो ची मिन भी कहा जा सकता है, नामक एक वियतनामी छात्र ने साम्यवादी का एक गुट बनाया। देखिए दोस्तों, 1971 ईस्वी में न्यूंगन आई क्योक, जो जिसको हो ची मिन कहा जा सकता है, उसने एक वियतनामी छात्र, वह एक वियतनामी छात्र था, जो एक गुट बनाया, अपना एक ग्रुप बनाया। 1952 ईस्वी में इन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। 1930 ईस्वी में वियतनामी के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। देखिए दोस्तों, कांग सान देन का मतलब वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। जोइंगुएन आई ने अनामी दल की स्थापना की थी। देखिए, जोइंगुन आई ने वियतनामी अनामी दल की स्थापना की थी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जोन गुएन आई ने वियतनामी अनामी दल की स्थापना की। और देखिए, और ये आप ध्यान में रखिएगा, सबसे मोस्ट वीवीआई है ये। फान बाई चाउ ने हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम की रचना कर राष्ट्रवादी चेतना को विकसित करने में मदद किया। ध्यान में रखिएगा। हो ची मिन मार्ग जो है, यह मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता है।
जिसकी सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें जुड़ी थी। देखिए दोस्तों, हो ची मिन्ह जो मार्ग है वो समझिए कि पूरा का पूरा जो हिंद चीन जो क्षेत्र है, जैसे कि लाओस, कंबोडिया तथा वियतनाम का जो दक्षिणी क्षेत्र है, उन सबको जोड़ता हुआ चला जाता है, जिसमें कच्ची से लेके पक्की सड़कें भी जुड़ी हुई थी उसमें। तो देखिए दोस्तों, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे कैसे हुआ यह आपको पता है। आपको अगर पूछा जाए तो आपको कुछ नाम बताने होंगे कि इनके द्वारा मतलब कि ये हुआ। जैसे कि फान बाई चाओ ने हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम की रचना की। फिर उसके बाद फान बाई चाओ ने ही दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। फिर उसके बाद हो ची मिन्ह, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही है। हो ची मिन्ह नामक एक वियतनामी छात्र ने साम्यवादी का एक गुट बनाया और 1952 में इन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी का दल का गठन किया था। ध्यान में रखिएगा। 1900 समझिए ये एक तरह से आपका पूरा जीवनी हो गया। हो ची मिन्ह का जीवनी अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों का एकजुट कर वियतनाम कांग सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता के टॉपिक पे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो हिंद चीन में एक तरह का द्वैध शासन था। देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में हिंद चीन के तरह में एक तरह का द्वैध शासन था, जिसमें सत्ता जापानियों के हाथ थी एवं प्रशासनिक व्यवस्था फ्रांसीसियों के जिम्मे थी। देखिए दोस्तों, जो हिंद चीन जो ये थे, जो क्षेत्र थे, उसमें सत्ता जो है जापानियों के हाथ में थी और प्रशासनिक व्यवस्था जो है फ्रांसीसियों के हाथ में थी। इसके विरुद्ध हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर के राष्ट्रवादियों ने वियतनाम स्वतंत्रता लीग, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वियतमिन्ह का मतलब वियतनाम स्वतंत्रता लीग कहा जाता है, उसकी स्थापना कर छापामार युद्ध नीति का सहारा लिया। देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो हिंद चीन जो क्षेत्र हैं, जैसे कि कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, उसमें द्वैध शासन था। जैसे कि सत्ता जो है जापानियों के हाथ में थी और जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो जिसको प्रशासन आप समझ सकते हैं, वह थी फ्रांसीसियों के हाथ में। और इनके विरुद्ध में हो ची मिन्ह आगे बढ़कर आए और उसने वियतनाम स्वतंत्रता लीग, वियतमिन्ह जिसको कहा जा सकता है, उसकी स्थापना कर छापामार युद्ध नीति की आरंभ की। अंततः वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियतमिन्ह के नेतृत्व में लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1945 को करते हुए वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस सरकार का प्रधान हो ची मिन्ह बनाए गए। देखिए दोस्तों, ये जो हो ची मिन्ह जो थे, उनके नेतृत्व में जो वियतनाम स्वतंत्रता लीग जो कहा जा सकता है, वो उनका सरकार बना 1945 ईस्वी में 2 सितंबर 1945 को, और उनका प्रधान बनाया गया हो ची मिन्ह को ही। चलिए, वियतनाम की जो स्वतंत्रता के समय अन्नाम का शासक बाओ दाई था। देखिए दोस्तों, जो वियतनाम का जो स्वतंत्रता के समय जो उनका शासक था, अन्नाम का जो शासक, अन्नाम, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यह एक क्षेत्र है। अन्नाम का जो शासक था वो बाओदाई था, बाओदाई। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अन्नाम का जो शासक था वो बाओदाई था। चलिए दोस्तों, 6 मार्च 1946 को फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में एक स्वतंत्र इकाई माना। देखिए दोस्तों, 6 मार्च 1946 को, ध्यान में रखिएगा, 6 मार्च 1946 को फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ? तो हनोई समझौता हुआ, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को
गणराज्य के रूप में एक स्वतंत्र इकाई माना। देखिए दोस्तों, वियतनाम को स्वतंत्रता मिल गई फ्रांस के द्वारा। कब? तो 6 मार्च 1946 को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हनोई समझौता के तहत हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 1950 ईस्वी में हिंद चीन की स्थिति पुनः जटिल हो गई। देखिए दोस्तों, 1946 में हनोई समझौता हुआ, ठीक है, वियतनाम और फ्रांस के बीच में। और फिर जाकर 1950 ईस्वी में हिंद चीन की स्थिति पुनः जटिल हो गई। फिर से कुछ न कुछ प्रॉब्लम आता गया। इसी क्रम में दिएन वियन फू पर गुरिल्ला सैनिकों ने आक्रमण किया। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में दिएन वियन फू, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिएन वियन फू पर गुरिल्ला सैनिकों ने आक्रमण किया, जिसमें फ्रांस की स्थिति बहुत खराब हो गई और वह पराजित भी हुआ। देखिए दोस्तों, सीधा समझ लें, 6 मार्च 1946 को वियतनाम को स्वतंत्रता मिली और 1950 में फिर हिंद चीन की स्थिति पुनः जटिल हो गई और 1950 में ही ये युद्ध भी हुआ। दिएन वियन फू पर गुरिल्ला सैनिकों ने आक्रमण किया, जिसमें फ्रांस बुरी तरह हारा। और फिर चलिए पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हिंद चीन में बढ़ते रहे साम्यवाद विचारों को रोकने एवं दमन के लिए अमेरिका ने वहां हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। देखिए दोस्तों, हिंद चीन में बढ़ रहे साम्यवादी विचारों को रोकने के लिए अमेरिका ने वहां हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। देखिए, हिंद चीन में जो बढ़ रहे साम्यवादी विचार थे, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने वहां हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। चलिए पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मई 1954 ईस्वी में जिनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हुए हेतु सम्मेलन बुलाया गया। देखिए, 1954 में जिनेवा में हिंद चीन समस्या पर बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया 1954 में, याद रखिएगा, जिसे जिनेवा समझौता कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जिनेवा एक जगह है, ठीक है, जिनेवा एक जगह समझ लीजिए आप। 1954 में, मई 1954 में बातचीत करने हेतु एक सम्मेलन बुलाया गया। यह समझौता रूस और अमेरिका के बीच हुआ, जिसके तहत पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जिनेवा समझौता के अंतर्गत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हुआ आंदोलन क्या होता है? देखिए दोस्तों, हुआ आंदोलन किसे कहा जाता है वो हम लोग अब जानेंगे। हुआ आंदोलन एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के नेतृत्व हुई फुन सो था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यह नाम बहुत जटिल है, लेकिन आपको ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा। हुआ आंदोलन के जो नेता थे हुइन फू सो था। इस आंदोलन के अनुयायी क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। इस आंदोलन के जो अनुयायी क्रांतिकारी जो थे, इनके जो क्रांतिकारी थे, वह उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। 1964 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया ने संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया। नरोत्तम सिन्हानुक वहां के शासक बने। देखिए, जो राजकुमार थे नरोत्तम सिन्हानुक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वहां के शासक बने, जिन्हें लगातार अमेरिका से संघर्ष करना पड़ा था। देखिए दोस्तों, सन 1954 में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिन्हानुक को शासन माना गया था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और फिर जाकर 1978 ईस्वी में नरोत्तम सिन्हानुक के सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद कंबोडिया का नाम
कंपूचिया कर दिया गया। ध्यान में रखिएगा दोस्तों 1964 ईस्वी में राजकुमार नरोत्तम सिंहानुक ने शासक बना था और फिर 1978 ईस्वी में नरोत्तम सिंहानुक ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद कंबोडिया का नाम कंपूचिया कर दिया था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों कंपूचिया बना दिया गया था। चलिए, जिनेवा समझौता के फलस्वरूप उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम पूंजीवादी सरकार थी। 5 अगस्त 1964 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण किया। देखिए दोस्तों, जिनेवा समझौता के फलस्वरूप उत्तरी वियतनाम ने साम्यवादी सरकार थी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जिनेवा समझौता के फलस्वरूप उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी सरकार थी। और 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अमेरिका ने रासायनिक हथियारों, नापाम, ऑरेंज एजेट एवं फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया। देखिए दोस्तों, जिनेवा समझौता के जो फलस्वरूप उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी सरकार थी। और वही 5 अगस्त 1964 ईस्वी में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर हमला कर दिया और उस युद्ध में अमेरिका ने बहुत से रासायनिक हथियारों का यूज किया, जैसे कि नापाम, ऑरेंज एजेट एवं फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया। देखिए दोस्तों, नापाम क्या होता है? नापाम जो एक बम नामक एक ये है। अब देखिए इसे होता क्या है। देखिए, यह एक तरह का रासायनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों से गैसोलीन के साथ मिलकर एक मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता और जलता रहता था। देखिए दोस्तों, ये कितना क्या खतरनाक था, जरा हम जानेंगे। और देखिए, यहाँ यह एक तरह का रासायनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों से गैसोलीन के साथ मिलकर कंपोज कर मिश्रण तैयार करता था, एक मिक्सचर तैयार करता था जो त्वचा से चिपक कर, जो स्किन से चिपक के जलता रहता था और चिपक जाता था। देखिए, एजेंट ऑरेंज कैसा था, उसका प्रभाव क्या क्या था, वो जरा जानेंगे हम लोग। देखिए, एजेंट ऑरेंज जो है, यह एक ऐसा जहर था। देखिए, यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अमेरिका ने किस किस टाइप के रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया था? तो नापाम, ऑरेंज एजेंट एवं फास्फोरस बमों का। देखिए दोस्तों, एजेंट ऑरेंज जो था सबसे खतरनाक था, क्योंकि एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा। देखिए, ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रम में रखने के कारण इसका नाम बन गया एजेंट ऑरेंज। अमेरिका इनका उपयोग जंगलों के साथ साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। देखिए दोस्तों, एजेंट ऑरेंज जो था वो पेड़ की जो पत्ती है उस पे अगर छिटा जाए तो वो पेड़ झुला जाता था और पेड़ तुरंत ही मर जाता था। उसी का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था, खेतों पर और आबादी दोनों पर जमकर किया था उन्होंने। चलिए, माइली गांव की घटना क्या है वह जरा हम जानेंगे विस्तार से। देखिए, माइली गांव जो है यह दक्षिण वियतनाम के एक गांव था जहां लोग को वियत कांग समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला। देखिए दोस्तों, माइली गांव की क्या क्या घटना रही है यह आप एक बार देख लेंगे, एक बार पूरा वीडियो सुन लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा और आप अपना आंसर सही दे पाएंगे। देखिए दोस्तों, यह दक्षिण वियतनाम के गांव का ये है और उनके जो समर्थक थे, जो वियतकांग समर्थक थे, वह अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेरकर पुरुषों को मार डाला, औरत बच्चियों को बांधकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था जिसने इस घटना को उजागर किया। देखिए दोस्तों, माइली गांव की जो घटना थी बहुत ही दर्दनाक थी, बहुत ही दर्दनाक माना जाएगा कि जो यहाँ के जो पुरुष लोग जो थे, जो अमेरिकी सेना के द्वारा मार डाले गए थे, औरत और बच्चियों के साथ रेप किया गया था और पूरे गांव को आग लगा दिया गया था। बस एक
एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया था जो इस घटना को सामने लेकर आया फिर बाद में। देखिए दोस्तों, मालीगांव के घटना के बाद अमेरिकी सेना की जो आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। देखिए दोस्तों, अब इतनी बड़ी घटना होगी तो ये जरूरी ही है कि जो उसकी आलोचना की जाए। देखिए दोस्तों, जो उसकी जो आलोचना है वो पूरे विश्व में होने लगी। प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया। देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने एक अदालत लगाकर कोर्ट लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया। अमेरिका पर वियतनाम समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा था। तात्कालिक राष्ट्रपति निक्सन ने वियतनाम में शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की। देखिए दोस्तों, तात्कालिक राष्ट्रपति निक्सन ने वियतनाम में शांति के लिए, ताकि वियतनाम में जो शांति बनी रहे, उसे 5 सूत्रों की योजना की घोषणा की। देखिए दोस्तों, 5 सूत्रों की योजना क्या क्या रही है सो जरा हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, आपसे अगर सवाल किया जाए कि वह 5 सूत्र क्या क्या थे तो आप बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहें। युद्ध विराम को देख रेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने की प्रयत्न नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। देखिए दोस्तों, हिंद चीन की जितनी भी सेनाएं थी वह युद्ध बंद कर यथास्थान अपने जगह पर रहेंगे। युद्ध विराम को देख रेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। इस दौरान कोई भी देश को अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की जो लड़ाइयां हैं वो बंद रहेगी। युद्ध का जो विराम होगा, इंटरवल होगा, उसमें कोई भी लड़ाई नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, और युद्ध विराम का जो अंतिम लक्ष्य है, समूचे हिंद चीन संघर्ष का अंत होगा। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़े तो अंततः 27 फरवरी 1973 ईस्वी को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 27 फरवरी 1973 ईस्वी को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। समझौते की मुख्य बातें थी, युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी। देखिए दोस्तों, 1973 ईस्वी में 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति पर सिग्नेचर हो गया और समझौते की मुख्य बात थी कि 60 दिन के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी। उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह करके एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। इस प्रकार अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया एवं अप्रैल 1975 ईस्वी में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। देखिए दोस्तों, अमेरिका के साथ जो चला आ रहा जो युद्ध था वह समाप्त हो गया था और अप्रैल 1975 ईस्वी में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। देखिए 27 फरवरी 1973 को, देखिए 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति पर समझौता पर हस्ताक्षर हो गया था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध का समाप्ति के समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसी तरह आपका ये चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन खत्म होता है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपने, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो जितना भी होगा सब मैं आपके लिए लेते आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।